अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त कन्फ्यूजन है। अगर मैं हुकूमत की साइड की बात करूं तो हुकूमती साइड पर भी टेंशन चल रही है। हुकूमत ने इस वक्त डी चौक पर 10 लाख कारकुनान लाने का ऐलान भी किया है। तहरीक इंसाफ इस वक्त 27 और 28 मार्च को जो है वो जलसा करने जा रही है डी चौक पर। तो अब उस हवाले से क्या सियासी सूरत हाल होगी, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जहां पर एक तरफ वजीर आज़म इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ या हुकूमत एक्टिव है, वहीं पर ऑपोजिशन भी इस वक्त एक्टिव है। अगर मैं वजीर आज़म की मुलाकातों की बात करूं तो वजीर आज़म ने जीडी और बाप के अरकान से मुलाकात किया और उधर ऑपोजिशन भी मुलाकातें कर रही है। MQM की वफ्द की आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है। मोने सिलाही का अली तरीन साहब को फोन गया है। हमजा शहबाज भी वफ्द के हमरा तरीन ग्रुप से मिलने पहुंच गए हैं। अब हुकूमत के साथ रहना है या ऑपोजिशन का साथ देना है, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन इत्तेहादियों के लिए भी है। तो इत्तेहादियों को क्या फैसला करना है, वो भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे आखिर हुकूमती इत्तेहादी वाज़े फैसला कर क्यों नहीं पा रहे। क्या वो किसी इशारे का वेट कर रहे हैं या वो इस वक्त सिचुएशन रीडिंग कर रहे हैं। इस वक्त इत्तेहादी इतना क्यों कंफ्यूज है, उस पर भी बात की जाएगी। और उसके साथ साथ नाज़रीन हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कामयाब पावर शो के बाद क्या सूरत हाल बदल चुकी है या सिचुएशन वैसी की वैसी है। हाफिजाबाद जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का लबो लहजा कुछ मुख्तलिफ था। क्यों मुख्तलिफ था, एकदम से जो एग्रेसिवनेस थी वो क्यों ख़त्म हुई है। क्या एक नया सियासी जन्म वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लेने जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म ने जो वज़रा को इत्तेहादियों से मुतालिक बयानात देने से रोका है, वो ऐसा क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त जो स्पीकर के रोल के हवाले से शहर इक़्तिदार में बहस जारी है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के अरकान को वोट देने से रोक सकते हैं। और इस वक्त हुकूमत क्यों इतनी परेशान है, क्यों जल्द से जलूस कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी तजियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तजिया अदील वड़ाइद। सिद्दीक, आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगी। मुझे ये बताएं कि हुकूमत इतनी टेंशन में क्यों है। तहरीक अदम एतमाद तो ऑपोजिशन लेकर आ रही है, और अगर हुकूमत को इतना यकीन है कि उनके अरकान भी उनका साथ देंगे, इत्तेहादी उनके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं घबराना भी नहीं है, सो फिर घबराने की वजह क्या है, ये जल्द से जुलूस करने की क्या वजह है, क्या कोई वाकई में टेंशन है। मारिया, परेशानी ज़ाहिर है दोनों तरफ है, लेकिन अगर आप देखें इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपोजिशन कर रही है या हुकूमत के जो जलसे हो रहे हैं, तो आप किसी भी गैर जानिबदार पाकिस्तानी को दिखाएंगी अगर वो तस्वीरें और वो वीडियोस, तो वो इस बात की गवाही देगा कि इमरान खान साहब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल घबराए हुए नजर नहीं आते। हाँ, अच्छा। ये बात ठीक है कि हुकूमत की घबराहट या परेशानी इस हद तक ज़रूर है कि जिस तरह से इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं, लाहौर में जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, मुसलसल चौथा हफ्ता है, वफाकी काबीना का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये ज़रूर है, ज़ाहिर है होता क्या है, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम का ये मसला है। जब आप इत्तेहादियों के साथ मिलकर आपने हुकूमत बनाई हुई है, तो फिर आपको ये तो करना पड़ेगा, आपको उनको मनाना पड़ेगा, ये चलता है। और पिछले 3.5 बरस में हमने देखा है हर कानून साजी, हर बिल, हर बजट, हर मामले के ऊपर इत्तेहादियों ने ब्लैकमेल किया और हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो लेने की कोशिश की। जो आज का मैं आपको बता सकता हूँ, देखें 2 तारीखें अब आ गई हैं, 27 और 28, यानी 27 को जलसा होगा, 28 या 29 को जो है वो अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी। अच्छा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और आपने इंट्रो में दुरुस्त ये बात कही कि अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, अगर इमरान खान साहब के पास नंबर गेम पूरे हैं तो इसी हफ्ते बुला लेते। अच्छा, हमारी इतला यही थी, लीगल टीम पूरी तरह तैयार है, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इमरान खान साहब के पास 4-5 कार्ड हैं, उनमें से जिस टीम ने 3 कार्ड खेलने हैं, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, हमारी तरफ से ओके है, आप लेके आए अदम एतमाद और वोटिंग कराएं, हम तैयार हैं, कोई मसला नहीं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। लेकिन ये जो 2 जलसे आखिरी हुए हैं ना, उन जलसों ने सूरत हाल को यकसर बदल दिया है। इन 2 जलसों ने तहरीक इंसाफ के लोगों को भी परेशान कर दिया है, हैरान कर दिया है। इनमें जो लोगों का रिस्पॉन्स आया है, जिस बड़ी तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो इस वक्त बन रहा है, और जिस तरह से इमरान खान के सियासी बयानी की जो आग है, अपोजिशन जिस तरह से उसके ऊपर ईंधन डाल रही है, इस चीज़ को देखकर आज ये फैसला किया गया है कि इसको 27 तक ले जाएं, इसको OIC के बाद ले जाएं, और इस दौरान 3-4 और बड़े जलसे कर लिए जाएं। ये जो हाइप है, इस वक्त जो टेंशन है, इस वक्त जो माहौल है, इमरान खान के हामी हो या इमरान खान के मुखालफिन हो, वो इमरान खान की तकरीर का एक एक लफ्ज़ सुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, उनका सारा नाराज कारकुन निकल के आ गया है। और फिर इस वक्त माहौल देखे ना, एक तरफ 11 जमातें हैं, एक तरफ अकेला इमरान खान है, एक स्टेज के ऊपर 11 लोग खड़े होकर तकरीर करते हैं, एक स्टेज पे इमरान खान अकेला खड़े होकर 11 को जवाब देता है,
और इसमें हुआ यह है कि इस वक्त इमरान खान जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो बयानियां बना रहे हैं, जो खारजा महाज के ऊपर, जो अमेरिका के हवाले से, जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से, जो पाकिस्तान की आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी के हवाले से, जो पाकिस्तान की इज्जत तकरीम और गैरत के हवाले से, और बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें। अब इस पॉइंट से कैसे कोई इनकार कर सकता है कि इमरान खान के आने के बाद एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, और इनके दौर में 450 ड्रोन हमले हुए, और उन 10 वर्षों में मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहादी थे। अब मुझे एक बात बताएं, अपोजिशन इस वक्त इतनी बौखला गई है, इस वक्त इतनी चकरा गई है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि बिल गेट्स ने आके इमरान खान को कहा कि तुम हमारे ऊपर अटैक करो। अच्छा, ये इनका पुराना पैंतरा है। पहले भी इमरान खान ने जब अमेरिका को सख्त जवाब दिया था, आई थिंक ट्रंप जब थे, तो मौलाना ने कहा कि ट्रंप ने खुद इसको कहा कि मेरे ऊपर अटैक करो ताकि तुम्हारी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बढ़े। भाई आप फैसला तो कर लें। एक तरफ आप कहते हैं कि मगरिब इमरान खान को लाया है, दूसरी तरफ कहते हैं आप कि इमरान खान जो है वो मगरिब को ललकार रहा है, मगरिब से तल्लुकात खराब कर रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यहूदियों की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजी से बात कर रहा है। बात यह है कि इस वक्त इमरान खान मामलात को बहुत ऊपर ले गए हैं, मामला अदम एतमाद से बहुत आगे जा चुका है, और मैं ये समझता हूँ अदम एतमाद इरेलीवेंट हो चुकी है, उसमें फतह या शिकस्त मैटर नहीं करती। गो के इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं, उनकी टीम कॉन्फिडेंट है। अगले सेगमेंट में इत्तेहादियों पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुकूमत को कॉन्फिडेंस समझ आता है, इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, अलग नहीं हुए, और अगर काफ लीग और एमकम दोनों भी अलग हो जाएं तब भी मामला 50-50 है। इमरान खान के पास बहुत ऑप्शन हैं, बहुत कार्ड हैं, उन्होंने सब कार्ड सीने से लगा के रखे हुए हैं। इस वक्त अवाम में तेजी से इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और ऐसी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है कि उससे अपोजिशन घबरा गई है। जहां पर पॉपुलैरिटी आप कह रहे हैं बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी है वजीर आज़म इमरान खान साहब का, फिर ये 10 लाख कारकुनान को डी चौक पर इकट्ठा करना और फिर ऐसे इस तरह की बातें करना कि अगर वोट देना है तो यहाँ से गुजर के जाना पड़ेगा, तो फिर सिद्दीक अदील इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? देखें, नहीं तो है, मैं सदीक जान साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ इस मामले पे करूंगा कि ऐसा नहीं है। जो सदीक साहब की बात सुनने के बाद ऐसे लगा कि हुकूमत को तो शायद मसला ही कोई नहीं है, हुकूमत तो इसमें कोई शक नहीं, कॉन्फिडेंट है वो, इमरान खान साहब के पास कॉन्फिडेंस ही तो है। लेकिन मसला ये है कि इस कॉन्फिडेंस ने नुकसान भी बहुत पहुंचाया है माजी में, और इस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें कैजुअल ली गई, और इत्तेहादियों से मुतल्लिक जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, अगरचे वो शेख रशीद साहब ने दी, लेकिन उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब को ये हिदायत जारी करनी पड़ी कि इत्तेहादियों से मुतल्लिक कोई बयानबाजी ना करें, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मरहला है, ये कोई मजाक तो है नहीं है। माजी में बहुत सारी चीज़ें मजाक में भी चलती रहीं, और जिस तरह कैजुअल अंदाज में ही चलाते रहे, अब वो मरहला आ गया है, अब आरिया पार का मरहला है। ये 10 लाख लोग ला रहे हैं। पहली तो बात ये है कि 10 लाख लोग लाना बहुत मुश्किल काम है, ये 1 लाख भी ले आएंगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और अलबत्ता ये इनकी इस स्ट्रेटेजी ने अपोजिशन को परेशान जरूर कर दिया है कि अगर ये हजारों लाखों लोग यहां पर ले आए तो जो लोग अपोजिशन ने इनकी जमात के तोड़ने हैं उनके ऊपर हर लिहाज से, ना सिर्फ इखलाकी बल्कि सियासी हर लिहाज से, बल्कि कानूनी आईनी दबाव भी होगा कि उन्होंने गुजर के वहां से जब जाना है अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट करना है, 63A की खिलाफ वर्जी करनी है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्होंने फेस करने हैं। लेकिन अपोजिशन ने इमरान खान साहब को फायदा भी पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं है, फायदा पहुंचाया है। इमरान खान के खिलाफ क्या मौलाना फजल रहमान बात करते थे, ये यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं, ये इन पर टैग क्या था, मगरबी लॉबी का इन पर टैग था, वो टैग खत्म हो गया है, वो अपोजिशन ने किया है, वो अपोजिशन ने अपनी बेवकूफ़ी से किया है जैसे किया है, लेकिन वो फायदा इमरान खान साहब को इसका हुआ है। फिर इमरान खान साहब पर दूसरा बड़ा इल्ज़ाम क्या था, वो तो सभी जमातें लगाती थी कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो चल ही नहीं सकते। इस वक्त अपोजिशन जमातें खुद ये तस्लीम कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है और इमरान खान बकौल अपोजिशन के तन्हा हैं और इमरान खान खुद लड़ रहे हैं, उन्होंने तस्लीम किया है। अगर इसमें अब इमरान खान जीत जाते हैं तो ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी एक सियासी फतह होगी और नैरेटिव की फतह होगी। फिर एक और मामला कि इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग परेशान थे कि मकबूलियत गिर रही है, कोई शक नहीं है इसमें, महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, ठीक है, दुनिया भर में पहुंची, ठीक है, आलमी मार्केट का जो इम्पैक्ट है 70 to 80% उसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ, इनकी अपनी भी कोताहियां कमियां नाहिलियां थी, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है असल तो इम्पैक्ट उसका था। इनकी पॉपुलैरिटी खासतौर पे केपी के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन थे उसके बाद तो कहा जा रहा था कि बस खत्म होगी गेम, लेकिन इससे इमरान खान की जमात को एक नई एनर्जी मिली है, एक नई जिंदगी मिली है।
बल्कि जो लोग नाराज थे, इनके कारकुन, जो बहुत से इनके जमात में बहुत सी अहम शख्सियात भी इवन जो अब किनारा करने की सोच रहे थे, वो इस पॉपुलैरिटी को देखने के बाद लोगों ने अपने डिसीजन बदले भी हैं और इनके कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो वापस उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुजू किया, जो मायूस हो चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये अपोजिशन की वजह से इन्हें फायदा पहुंचा है। फिर इमरान खान ये नैरेटिव हमारी एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि गली कूचों में ये बहस हो रही है, ये आम आदमी बात कर रहा है। जो इमरान खान कहते हैं कि ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं अपनी करप्शन को बचाने के लिए, एहतसाब से बचने के लिए, ये बात सच है झूठ है, लेकिन इस पे आम आदमी बात कर रहा है। इमरान खान को नैरेटिव की इस मामले में फतह मिली है। फिर एक और इमरान खान को जो सियासी तौर पर बड़ी फतह मिली है कि ये चीज एस्टैब्लिश हो गई है कि आपके मुल्क में अगर कोई एक आध लीडर आया है जो कि आलमी एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, मुल्की सालमियत के हवाले से जो नामूस रसालत पर बात करता है, जो इस्लामोफोबिया पे बात करता है, तो वो इमरान खान है। ये चीज भी एस्टैब्लिश हुई है। ये अपोजिशन ने इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के बाद की होने वाली डेवलपमेंट्स में, जब से ये मूव चली है, ये फायदा पहुंचाया है। लेकिन सब अच्छा नहीं है, टेंशन दोनों जानिब है। हुकूमत की जानिब भी टेंशन है, उनके कैंपों में भी, अपोजिशन के कैंप्स में टेंशन पहले इतनी नहीं थी जितनी अब बढ़ गई है। इसी हवाले से वजीर आज़म इमरान खान नाज़रीन को वो सुनवा भी देते हैं। एक जगह यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स, वो सारे कोई 20 एम्बेसडर बैठ के मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों मुखालफत कर रहे हो ये ड्रोन अटैक्स की। कहते वो तो दहशतगर्द मार रहे हैं। मैंने उनको कहा कि लंदन में एक हमारा दहशतगर्द बैठा है 30 सालों से, उस दहशतगर्द ने जितने कराची में लोगों को कत्ल किया है, कोई भी दहशतगर्द जो तुम मार रहे हो उसने इतने कत्ल नहीं किए। फर्क यह है कि उसने पाकिस्तानियों का कत्ल किया है। हम कहते हैं कि जनाब हमें दो, आप कहते हैं जी कानून में, आप कहते हैं अदालत में आके साबित करें। तो मैंने उससे कहा आप हमें इजाजत देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसको लंदन में मार दें? और अगर आप इजाजत नहीं देंगे और कभी भी कोई भी महजब माशरा नहीं देता, तो क्या हम आपके कमी हैं कि आप यहां के ड्रोन अटैक मार रहे हैं? जी अदील, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया है। पाकिस्तान की अवाम इस तरह सुनना चाहती है अपने लीडर्स को। पाकिस्तान में क्या एक तासुर, क्या एक आम आदमी के जहन में हमारी लीडरशिप के हवाले से कि ये मगरिब के आगे झुक जाते हैं, ये अमेरिका के आगे झुक जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने ये पॉपुलर लाइन जो ली है, ये इतनी आसान नहीं है। इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट है, इसकी बहुत बड़ी सफारती कॉस्ट भी है। लेकिन ये लाइन उन्होंने ले ली है। उन्होंने जो इसका पॉलिटिकल माइलेज है वो भी यकीनन वो ले रहे हैं, लेकिन इसकी एक कीमत भी होती है जो अदा करनी होती है। लेकिन इमरान खान क्यों फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं? जो कहा जा रहा है ना कि क्यों ये यूरोप को ऑफेंड कर रहे हैं, क्यों मगरिब के साथ ये कन्फ्रंट कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप यहाँ एक ब्लंडर कर गई। यूरोपीय ये जो सफारत खाने हैं वो ब्लंडर ये कर गए कि कभी भी सफारती मामलात को इस तरह ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नहीं डिस्कस किया जाता। उसका एक चैनल होता है। तो उन्हें भी एहसास हो गया। इस बात ने इमरान खान को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका फराहम कर दिया और उन्हें भी ये अंदाजा हो गया था कि उनसे ये ब्लंडर हो गया है कि जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान को ये पैगाम कन्वे किया था, ये एक मुनासिब फोरम नहीं था। ये गैर सफारती जो तरीका था, बल्कि जो इकदार होती हैं सफारती, ये उसके मुनाफी था। ये यूरोप को भी रियलाइज हो गया। यही वो वजह है, यही वो कमजोरी है जिसका फायदा उठाते हुए इमरान खान जो हैं इस मामले में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्हें इनके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा है। जाहिर है अमेरिका और यूरोप ही तो है जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, और इस मामले की हसासियत अपनी जगह पे है। यूरोप और अमेरिका को नाराज करना ये एक पॉपुलर लाइन हो सकती है, लेकिन मुल्क को इसकी कॉस्ट मुआशी मैदान में इसमें पे करनी पड़ सकती है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ये पूरे मुल्क का मामला है। ठीक है, लेकिन अब चले, जलसा तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा ही है कि 27 मार्च को इंशाल्लाह कर रहे होंगे। वो अलग बात है कि इस वक्त वो जलसा टेंशन में कर रहे हैं या वो कॉन्फिडेंस अपना दिखाना चाह रहे हैं, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। लेकिन 27 से 28 मार्च के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन अगर जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं इमरान खान साहब सिद्दीक, तो आपको क्या लगता है
उसके बाद क्या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होगी? क्या उस कामयाब जलसे का अगर 10 लाख नहीं 1 लाख भी ले आते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट तहरीक अदम एतमाद पर पड़ेगा? देखें, तहरीक अदम एतमाद, मैंने आपको बताया है कि इमरान खान अब लड़ाई को कहीं और ले गए हैं। देखें, हम चलें एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी के बाद का मंजरनामा हम देख लेते हैं। इमरान खान के पास इस वक्त खोने के लिए क्या है? हुकूमत। और कोई वो तायात नायल होने तो नहीं जा रहे। अगर हुकूमत उनकी चली भी जाती है तो कोई ये तो नहीं है कि इमरान खान तायात नायल हो गए और उसके बाद इमरान खान कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इमरान खान अगर फॉरेन इलेक्शन होता है, अच्छा लगता है सिद्दीक, देखिए इक़्तिदार से चले नहीं, इमरान खान की ये मसाइल नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बताता हूं आपको इस वक्त इमरान खान को मसला क्या है। देखें, इमरान खान को मसला क्या है इस वक्त। इमरान खान अगर ये इस मौके के ऊपर इमरान खान क्यों इतने हाथ पांव मार रहे हैं कि मेरी हुकूमत ना जाए, उसकी वजह क्या है? वो इसलिए है कि इमरान खान ने जितने भी मुश्किल फैसले लिए वो मुश्किल टाइम से गुजरे, अब आके आउटकम नजर आ रहा है उनके इनिशिएटिव्स का। सबसे इंपॉर्टेंट तो है उनका हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड के ऊपर इस वक्त पंजाब में 10 लाख लोग जो है वो हेल्थ कार्ड की सहूलत को अवेल कर चुके हैं। एक बंदा जो है अगर उसके 5 भी फैमिली मेंबर्स लगाएं तो 50 लाख लोगों तक तो बराह रास्त इसका मैसेज गया है। फिर लोगों में जो अयादत के लिए आते हैं उनको मैसेज आ रहा है। मुझे कल एक हमारे दोस्त है, उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा हमारे एक बड़े अजीज जो कि बड़े शदीद मुखालिफ थे इमरान खान के, उनका कैंसर का इलाज 8 लाख रुपया लगा और वो जो है हेल्थ कार्ड से पे हुआ। अब वो कहते हैं कि यार हमने तो तसव्वुर कभी नहीं किया था कि हमारी कभी पाकिस्तान के अंदर ये भी मुमकिन होगा कि 8 लाख रुपए तक इलाज जो है हुकूमती उसके ऊपर होगा। तो इसका अब देखें ना, ये माहौल बनने लग गया है। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है। अब देखें 26 लाख वो स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, 1.5 लाख वो इंटर्नशिप देने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी उन्होंने बजट जो अगला आ रहा है इसी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिलीफ, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, उन्होंने रिलीफ देने, उन्होंने तनख्वाहें बढ़ानी है। इस मौके के ऊपर इमरान खान ये समझते हैं कि अगर उनकी हुकूमत जाती है तो बहुत सारे उनके इनिशिएटिव यहीं रह जाएंगे, वो अभी उस तरह से अवाम के सामने नहीं आए, इससे उनको नुकसान होगा सियासी तौर पर। लेकिन इसके पैरेलल इमरान खान ने जो बयानिया बना लिया है एंटी अमेरिका, एंटी मगरिब, वो बहुत ज्यादा इस वक्त पॉपुलर लोगों के अंदर। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरफ एंटी अमेरिका बयानिया बिल्ड करना और एक तरफ इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर कहना कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये भी एक नहीं, वो तो इमरान खान ने खुद का, इमरान खान तो कहते हैं मैं भारत के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, मैं मगरिब के खिलाफ नहीं हूं, मैं यूरोप के खिलाफ नहीं हूं। वो कहते हैं मुझे सिर्फ मसला ये है कि हम सबसे ताल्लुकात रखेंगे, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। पॉलिसी से ही फर्क पड़ता है। देखिए मारिया, पहले हम ब्लॉक का हिस्सा थे ना, हम ब्लॉक का हिस्सा थे, हम अमेरिका के ब्लॉक में थे, हम कहीं और जाते ही नहीं थे। अब हम ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, अमेरिका से भी हम ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं, यूरोप से भी रखना चाह रहे हैं। एंटी अमेरिका बयानिया क्यों इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? एंटी अमेरिका बयानिया, अब इमरान खान ये तो नहीं कह रहे अमेरिका को कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। इमरान खान सिर्फ ये कह रहे हैं, इमरान खान वही बातें जो माजी में किया करते थे वही कर रहे हैं कि देखें हम एक ब्लॉक में रहे, हमने गलत किया, हम अमेरिका के ब्लॉक में रहे और अमेरिका ने हमें क्या दिया। एक तरफ हम उनके तहादी थे वॉर एंड टेरर में, दूसरी तरफ वो ड्रोन हमले कर रहे थे। इमरान खान अब ये कहते हैं, इमरान खान ने तो यूक्रेन की और रशिया की जंग को भी कहा कि गलत है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से मिलिट्री इसका सोल्यूशन नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, अमन में हर किसी के साथ हैं, पाकिस्तान के मफादात पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जहां पाकिस्तान का फायदा होगा चाहे वो अमेरिका के साथ होगा, चाहे वो यूरोप के साथ होगा, चाहे रशिया, चाहे जिसके साथ पाकिस्तान का मफाद होगा उसके साथ ताल्लुक रखेंगे। इमरान खान की सबसे बड़ी बात क्या है? पहले यह था कि हम बैठे थे अमेरिका के कदमों में, अमेरिका हमें कहता था इधर जाओ, हम चल पड़ते थे, इधर जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठ जाते थे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते थे। अब इमरान खान कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। इमरान खान कह रहे हैं कि जहां हमारा मफाद होगा हम वहां जाएंगे, जो हमें इज्जत देगा उसको इज्जत देंगे। जो अब इमरान खान को अगर कॉल नहीं की जो बाइडन ने, तो इमरान खान ने और किसी की कॉल ली नहीं है जो बात करना चाहते थे। अगर जो बाइडन कॉल नहीं कर रहा तो और किसी से वो मिल ही नहीं रहे। तो बात यह है कि ये चीजें तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। और इमरान खान ने कल क्या बात की है, जो बात आप कर रही हैं, जो आपका सवाल था, उन्होंने कहा मैं मगरिब की ज़हनियत को जानता हूं, जो अपने मुल्क के लोगों की इज्जत करता है, जो अपनी इज्जत करता है, जो गैरत के साथ उनके सामने खड़ा होता है, उसकी वो इज्जत करते हैं। और जो उनके बूट पॉलिश करता है, जूते पॉलिश करता है, उसको वो तज़हीक की नजरों से देखते हैं। ये तो एक नेचुरल ह्यूमन साइकी भी है कि जो आपके करीब होता है आप उसको बेकदरी होती है उसमें। तो ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इस वक्त इत्तेहादियों को कन्फ्यूजन हो रही है। कभी इत्तेहादी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, हुकूमती साइड से मिल रहे हैं, कभी इत्तेहादी ऑपोजिशन से मुलाकातें कर रहे हैं। तो क्या वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो किसी इशारे का वेट कर रहे हैं? व्हाट आर दे वेटिंग फॉर बेसिकली? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहा।
वेलकम बैक नाज़रीन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जहां पर इस वक्त हुकूमत इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रही है, वहीं पर ऑपोजिशन भी इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रही है और ऑपोजिशन आपस में भी मुलाकातें कर रही है। वज़ीर आज़म के GDA और बाप के अरकान से मुलाकातें हुई हैं और उधर अगर मैं MQM वफ्द की बात करूँ तो उनकी आसिफ ज़रदारी से मुलाकात हुई है, जिसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइश गाह पर भी आमद हुई है, वहाँ पर भी मुलाकातें हुई हैं। मोने सिलाही साहब का अली तरीन साहब को फ़ोन गया है, हमजा शहबाज भी एक्टिव हैं। और अब यहाँ पर जो सवाल है सबसे बड़ा वो इत्तेहादियों के हवाले से है। हुकूमत ऑब्वियसली लड़ रही है, ऑपोजिशन भी लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे कंफ्यूजन का शिकार है इस वक्त इत्तेहादी हैं। सो अदील आपकी तरफ आऊँगी, इत्तेहादी इस वक्त किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? हुकूमत के साथ रहना है, नहीं रहना, ऑपोजिशन का साथ देना है तहरीक एतमाद में या नहीं देना? तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों है? क्या वो किसी इशारे का वेट कर रहे हैं कि कोई इशारा करेगा या कोई उनका हाथ पकड़ेगा तो दे विल प्रोसीड, या कोई फोन कॉल करेगा? हाँ, देखिए जॉब ऑफर करेगा। तो अब ये कहा जाता है ना कि मुश्किल वक्त में आपको इत्तेहादियों को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इत्तेहादी क्या चीज़ देख रहे हैं? इत्तेहादी ये देख रहे हैं कि जिस जमात के वो इत्तेहादी हैं, जिनके साथ वो हुकूमत में बैठे हैं, अगर वही जमात खुद टूट फूट का शिकार हो जाए और उस जमात की हुकूमत ख़त्म हो जाए तो उनको तो अपना अगला लाएहमल बनाने का हक हासिल है ना। अब ये काम तो इमरान खान साहब का है कि उन्होंने अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे लाना है। अगर वो अपनी जमात पर, अपनी जमात के उन अरकान पर जो कि पर तोल रहे थे, अब वैसे ये बताया जा रहा है कि बहुत से लोग अपने फैसले पर नज़रसानी कर चुके हैं, जो पॉपुलैरिटी उन्होंने ग्राउंड पे देखी है, और ऐसे लग रहा था जी कि हुकूमत तो 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये मामला तो मार्च के आखिर तक चला गया, जब वोटिंग का जो मामला है, और उससे पहले कई पावर शोज होने हैं, तो उसमें सूरत हाल बदल भी सकती है। तो इसलिए सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं, तज़ब्ज़ुब का शिकार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नाराज थे या जो किसी लालच का शिकार हो रहे थे, वो भी अब तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं। अच्छा, जहां तक मामला है ना इत्तेहादियों में से काफ लीग का, देखें ज़ाहिर है इत्तेहादियों ने यह भी देखना है कि अपोजिशन भी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वहां चले जाए कुछ मिले भी ना। लेकिन काफ लीग के हवाले से मैं एक चीज बताऊंगा कि काफ लीग के जराए ये बताते हैं कि वो हुकूमत के साथ चलने के लिए सबसे पहला ऑप्शन उनका यही है। लेकिन मसला यह है कि मौजूदा सूरत हाल में उनको भी बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है हुकूमत की जानिब से। अब शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया, और भी हुकूमत की जानिब से कुछ लोगों की जानिब से ऐसा जेस्चर दिया जा रहा है, तो इस मौके पर काफ लीग को ऑफेंड करना कौन सी अक्लमंदी है? उनके ऊपर कोई आईनी कानूनी कोई बाइंडिंग तो नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा तहरीरी मुआहदा तो नहीं कर रखा कि वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ये तो उनका हक है। तो ये सियासत में मामलात इसी तरह ही चलते हैं, आप उनको एंगेज करें, बड़ी अच्छी बात है जी। वज़ीर आज़म साहब ने जो GDA और बाप के जो लोगों को के साथ उन्होंने राब्ते किए हैं, मुलाकातें की हैं, तो इनके साथ भी, क्योंकि इनके साथ जो मुलाकातें हुई, इनके साथ जो मुलाकातें पहले हुई, उसमें तो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला उठाया ही नहीं गया ना। नहीं बड़ाई साहब, आप, मुझे हैरत हो रही है ये बात आपकी सुनकर कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बयानात नहीं आने चाहिए, जो कि एक बयान दिया शेख रशीद साहब ने और एक बयान दिया असद उमर साहब ने, तो क्या वज़ीर आज़म ने रोक दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतनी कम सीटों के साथ किसी जमात को इतनी मरात, इतनी चीज़ें दी गई हैं, कभी 11 चीज़ें इनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं किए। PTI के वोट लेकर PTI की वजह से ये इक़्तिदार में आए। 10 इनके पास MPAs हैं, 2 इनके पास सूबाई वजारतें हैं, 1 इनके पास स्पीकरशिप है, 5 इनके MNAs हैं, 2 इनके वफाकी वजीर हैं, 1 इनका सेनेटर है, 5 अजला में सियासत सफ़ेद के मालिक हैं। ब्यूरोक्रेसी सारी इनकी मर्जी की लगी हुई है, मर्जी के कानून इन्होंने बनवाए हैं, बल्दियाती कानून इन्होंने मर्जी के बनवाए हैं। बल्दियाती अब सिस्टम जो है 5 अजला में वो ये कंट्रोल कर रहे हैं, और मुसलसल ये पिछले 3.5 बरस से हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन का भी किरदार अदा करें। जो लबो लहजा तारिक बशीर चीमा साहब का है, अगर इस इलेक्शन में जो अगला आ रहा है, PTI अपना गैर मकबूल से गैर मकबूल बंदा खड़ा कर दे, किसी को तहरीक इंसाफ जो है वो कबायली इलाकों से ला के और इलेक्शन लड़वा देना बावलपुर में, वो इतने वोट ले जाएगा कि तारिक बशीर चीमा साहब नहीं जीतने वाले। भाई आपने जो है लेकिन चौधरी जो हैं वो गुजरात से अपनी सीटें निकाल लेंगे, उनको कोई नहीं निकालेंगे, बड़ाई साहब नहीं निकालेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वहाँ उनकी रूट्स हैं, वहाँ गुजरात के डायनामिक्स इसलिए डिफरेंट हैं, वहाँ पर कोई उनके कद किया कोई सियासी कोई खानदान या कोई सियासी शख्सियत उस तरह से वो नहीं आ गया। एक अहमद मुख्तार साहब थे, उसके बाद दूसरी जानिब वो नवाबजादा फैमिली थी, तो अब उनके लिए कोई उनको टफ टाइम देने वाला वहाँ नहीं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहुत से हलकों में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए आगे इलेक्शन में अगर कोई इत्तेहाद नहीं होता तो उनको वो टफ टाइम दे सकती है। लेकिन सदीक साहब एक और बात है, ये आपकी बात वैलिड है कि 5 नशिस्तों के साथ उनको 2 वजारतें, लेकिन पंजाब की सूरत हाल देखें, पंजाब में उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकता कोई। पंजाब में उनके नंबर्स अगरचे थोड़े सही तीसरे नंबर पर तो वो आते हैं, और इस वक्त गेम उन पंजाब में उनके हाथ में है, वो पंजाब में डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो पंजाब में आपने जो मजीद जो शेयर देना वो तो पंजाब में देना है ना सर, वहां भी नहीं कर सकते, वहां भी नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान कहता है जी मैंने नहीं उठाना उस्मान बुज़दार को, क्या होगा, तरीका क्या है? अदम एतमाद आएगी उस्मान बुज़दार के खिलाफ, ठीक है। काफ लीग नून लीग की तरफ चली जाएगी। अगर काफ लीग नून लीग की तरफ जाएगी तो क्या काफ लीग वहां पे जो है वो सीएम शिप के लिए वहां पे हमजा शहबाज को वोट डालेगी? और अगर जो है वो नहीं, वो तो फिर देखेंगे ना कि वो उनको ऑफर क्या कर रहे हैं। अभी तक तो ये मेरा सवाल था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन इत्तेहादी जमातों को क्या दे सकती है? अपोजिशन तो इत्तेहादी जमातों को देखें, ये जो बात है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या 9 जमातें मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगी? मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त जितनी चीज़ें इमरान खान ने दी हुई, क्या इन 5 सीटों के साथ 2 वफाकी वजारतें देगी जो आगे अगर नून लीग बनाती है हुकूमत? तो दूसरी बात यह है कि ये तो वो जमातें हैं, पीडीएम क्यों टूटी थी, मैं दर्जनों बार हवाला दे चुका हूँ। पीडीएम टूटी थी अपोजिशन लीडर के ऊपर, कि अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी ने अपना बना दिया गिलानी साहब को, और हुकूमत ने, ये नून लीग ने कहा कि इन्होंने बाप के कहने पर बाप का वोट लेकर और अपोजिशन लीडर बना लिया। जो पीडीएम अपोजिशन लीडर के ओहदे पर तकसीम हो गई थी और टूट गई थी, हुकूमत अगर आ गई, 9 जमातें होंगी, 9 जमातें हुकूमत में, भानमती का कुंभा बनेगा। कैसे चलाएंगे ये 9 जमातें जिनके आपस में एक ऐसी चीज़ें हैं माजी में भी और अब भी? और देखें, वो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि जो एमक्यूएम है वो कह रही है कि पीपल्स पार्टी की गारंटी हमें नून लीग दे, कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ हम कमिटमेंट करते हैं, जो कि नई कमिटमेंट हुई, वो गलत खबरें आज चली हैं, अगर वो कहते हैं हमारी कमिटमेंट हो गई तो नून लीग गारंटी देगी। और नून लीग की मरियम नवाज साहब की ऑडियो आपने सुन लिया, उन्होंने जरदारी साहब के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, काफ लीग कह रही है कि नून लीग की गारंटी दे पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, वो जरदारी साहब जो कहते हैं कि मुआहिदे कुरान और हदीस नहीं होते। और फिर चौधरी साहब जो हैं, शुजात साहब, उनकी बुक का पूरा चैप्टर है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि शरीफ खानदान क्या क्या करता रहा है, कैसे हुकूमत दुनिया करता रहा है। इस वक्त एक गलती चौधरी साहबान की पूरी सियासत का बिस्तरा गोल कर देंगे, लपेट देंगे, ये टोटल सियासत से आउट हो जाएंगे। तो इस वक्त ये मैं वजह बता रहा हूँ। आज एमक्यूएम चली जाए, सॉरी काफ लीग चली जाए नून लीग के साथ, क्या आप क्या समझते हैं अगले इलेक्शन में नून लीग उनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं करेगी? कैसे पीटीआई की तरह वो उनको हाथ में रख के और 10, 15, 20 सीटें दे देगी? नून लीग फिर क्या बेचेगी अगर नून लीग ने सारी इनके 15-20 सीटें इनको दे देंगे? ये उस वक्त भी कहा जाता था जब मुशर्रफ दौर का खात्मा हुआ तो जी काफ लीग खत्म हो गई है। तो खत्म हो गई है ना। देखें आज भी काफ लीग 5 सीटों के साथ भी मुल्क में सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो है कर रही है ना। बड़ाई साहब, ये कोई शराफत की सियासत में दीगर जमातें भी तो इसी तरह ही करती हैं। तो ये कौन सी जमात है जिसने ये किया? सारी एमक्यूएम भी इसी तरह कर रही है। एमक्यूएम एमक्यूएम तो कह रही है हम पाकिस्तान और सब अपने मफादात के लिए कर रहे हैं, हुकूमत भी अपने मफादात के लिए, अपोजिशन। तो फिर सर आप गुजरात वाले ये ना कहा करें ना कि बड़ी रवायात, अच्छा, आप समझ आइए, और आखिर तक हम खड़े रहते हैं। हम तो, मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा तो आपको नुकसान हो रहा है, हम तो आपको बड़ा मजबूत। लेकिन मोहन इस्लाही साहब ये क्लियर कर चुके हैं कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हैं, ट्विटर अकाउंट पे भी किया, लाइव सामने स्पीच में भी तो तारिक बशीर चीमा साहब क्या को अफगान तालिबान के नुमाइंदे हैं? नहीं, वो उस तरह से रेलेवेंट तो नहीं है ना। काफ लीग में जो मेन लीडर्स हैं वो जो ड्राइव करेंगे वही ड्राइव होगा। इसका मतलब ये तो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं कि एक बंदे को हर कोई यही कर रहा है। क्या हर कोई यही कर रहा है? देखिए, फिर शराफत का दावा ना करें ना कि बड़ी सियासत, बड़ी शराफत, बड़ी रवायात, बड़े ये बड़े वो, ये बातें तो फिर ना करें। तो सब करते हैं, डबल स्टैंडर्ड सारों के होते हैं। देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि फिर बाकियों की तरह इनको करें ना। फिर इस खानदान के बारे में क्यों कहा जाता है कि ये जिसके साथ खड़े होते हैं तो फिर कब्र तक उसके साथ रहे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो खुद क्लेम करते हैं ये मोहन साहब ने। सर, वो आपको क्या लग रहा है मुझे आप एक बात बताएं, क्या मोर सूटेबल है? मुझे आप एक बात बताएं, अभी तक किसी इत्तेहादी ने अनाउंस किया कि वो अपोजिशन के साथ वो खड़े हो रहे हैं? ये खबरें चलवाई जाती हैं, फीड की जाती हैं। कल भी खबर चलाई गई कि पीएमएलएन में इत्तेफाक हो गया है जी, अनाउंसमेंट हो जाएगी, आज ये हो जाएगा, आज इत्तेहादी जो हैं वो अनाउंस कर देंगे। पार्टी की कोई अनाउंस नहीं हुआ, मुलाकातें हो रही हैं, ये उनका हक है मुलाकातें करना। मुलाकातें करना कौन सा जुर्म है? अब हो रही हैं, पहले क्यों नहीं हुई? पहले भी मुलाकातें हो रही थी, तहरीक अदम एतमाद आने से कबल भी मुलाकातें हुई थी। तो वो इसीलिए हो रही थी कि तहरीक अदम एतमाद। अच्छा, ये देखें ये अभी के तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो यजमान से जीते हैं 4000 वोटों से। दूसरा जो हल्का है हासिलपुर में, वहां पे उन्होंने पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट नहीं किया।
जिसके सबब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं नईम बड़ाई साहब वो 11,000 से आ रहे हैं और तारिक बशीर चीमा साहब ने कितने 23,000 वोट लिए। अगर ये वोट उनको नईम बड़ाई को पड़ता तो वो जीत जाते। यानी देखे ना, एक हल्के से पीटीआई की सपोर्ट ले ली है, दूसरे हल्के में पीटीआई को सपोर्ट किया नहीं है, तो अब नईम बड़ाई जो है वो हल्के में एक्टिव हैं और इसलिए तारिक बशीर चीमा साहब सीख पाए। इसलिए मुझे भावलपुर से मैसेज आया कि ये वजह है। दूसरा, अच्छा, आपको क्या लग रहा है काफ लीग को एट द एंड ऑफ द डे क्या सूट करता है और वो क्या करने जा रहे हैं? काफ लीग ओपनली ये बात कह चुकी है कि हमारा मुआहदा रियासत के साथ है। फ़ोन कॉल का ये इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ोन कॉल आए, हमें बताया जाए कि हम किधर जाएं, और इनको आदत पड़ी हुई है फ़ोन कॉल्स की, उसके बगैर ये फैसला नहीं कर पा रहे कि किधर जाएं। तो अदील, आपको क्या लग रहा है कि वाकई काफ लीग इस वक्त फ़ोन कॉल का वेट कर रही है? और इशारा काफ लीग खुद कहती है जी कि हमारा मुआहदा रियासत के साथ है और रियासत की जानिब से कोई हमें इशारा हो तो हम उस वक्त डिसीजन लेंगे, और रियासत ये कहती है कि हम न्यूट्रल हैं। तो जब कोई न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल हो जब कोई, तो वो कैसे कोई किसी को कह सकता है कि आप ये काम करें? न्यूट्रल है ये तो खान साहब को अपना हाउस इन ऑर्डर लाना है। इत्तेहादी कहीं नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इंतशार नहीं फैलता, उस वक्त तक इत्तेहादी कहीं नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ अपने बंदों को मैनेज कर लेती है, ये इत्तेहादी इनके साथ रहेंगे। बहरहाल तहरीक इंसाफ में भी खुद भी कुछ ग्रुपिंग हुई भी है, और वजीर खान साहब के पास फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ताश के पत्ते, उनके पास एक फार्मूला है। सिर्फ ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं क्या फार्मूला, और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली कितने रेलिवेंट हैं, वो आइन या कानून के मुताबिक किस तरह से अरकान को वोटिंग से रोक सकते हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कन्फ्यूजन है, हुकूमत एक्टिव है, ऑपोजिशन एक्टिव है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब के पास फार्मूला है। पहले आपको सुनवा देते हैं फवाद साहब क्या कह रहे हैं, फिर उसको से बात करते हैं। इमरान खान के पास भी जो फार्मूला है, मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद अपोजिशन को हाथ मलते हुए आप देखेंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी जो कानूनी जो हिकमत अमली है वो भी हमारे पास है, सारे ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। सिद्दीकी, कौन से ताश के पत्ते हैं और ऐसा क्या कानूनी चाल हुकूमत चलने जा रही है? देखें, अगर वो पत्ते अभी बता देंगे फिर वो पत्ते तो नहीं रहेंगे। पत्ते तो फिर जो फार्मूला बता दें। देखें, ये मारिया, हम मुसलसल अपने प्रोग्राम में बात करते आए हैं कि हुकूमत वक्त के पास बहुत आइनी और कानूनी ऑप्शंस होते हैं। आपको ये भी बता चुका हूँ कि कुछ खबरें मीडिया पर ऐसी चलवाई जा रही हैं जिसका मकसद किसी और जगह जो है वो मसरूफ़ रखना है ज़हनी तौर पर अपोजिशन को। हुकूमत के पास बहुत ऑप्शन है, हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है, सियासी तौर पर एक्टिव हैं, अपने बंदों को मना रहे हैं, इत्तेहादियों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया पर बयानियाँ बना रहे हैं, अवाम में बयानियाँ बना रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। आइनी और कानूनी टीम 3 जगहों पर बैठ के मुशावरत कर रही है, प्लान तैयार कर रही है। तो इमरान खान जंग तो लड़ रहा है और लड़ेगा इमरान खान जंग, और आखिरी वक्त तक लड़ेगा। इतना आसान नहीं है इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाना। ये ऐसे एक पूरी एक तयशुदा मंसूबे के तहत एक पूरी मुहिम बना दी गई कि बस जी इमरान खान अभी जा रहा है और ख़त्म हो गया सारा कुछ। इतना आसान नहीं होता। मेरे ख्याल अदील बड़ाई साहब से एक चीज़ पूछ लेते हैं कि अदील बड़ाई साहब, आज बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पे बात हुई कि असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं, उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे पूछा कि क्या मैं 63A के तहत किसी को वोट डालने से रोक सकता हूँ तहरीक इंसाफ के मेंबर को या नहीं। तो उन्होंने कहा जी आप नहीं रोक सकते। तो क्या आपके पास इत्तलात हैं? देखें, ये स्टोरियां रोज़ाना की बुनियाद पे घड़ी जा रही हैं। कोई मतलब मीडिया के हवाले से भी कोई सवाल नहीं करता। कल ये खबर चली थी कि इसका क्या बना। अब सिर्फ कल के दिन की ही अगर हम देख लें, जो इत्तेहादियों से मुतल्लिक खास तौर पे खबरें टेलीविजन चैनल पे चली और बताया गया कि अगले 24 घंटों में ये हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, वो कहाँ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस? कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई पूछने का निज़ाम ही नहीं है, खबर बाउंस हो रही है, फेक न्यूज़ की भरमार है। और पॉलिटिकल जो परेशान है इस वक्त हुकूमत कैसे पॉलिटिकल मामलात में तो वैसे ही फिर जो है ना, बस जिसका जो दिल कर रहा है वो चलाई जा रहा है। आज भी एक खबर चली कि जी सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर साहब को ये कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। पहली बात यह है कि स्पीकर एक आईनी उनके पास पावर है और वो कस्टोडियन है हाउस के। स्पीकर एक अथॉरिटी है, वहां पर वजीर आजम की भी अथॉरिटी नहीं है, वो स्पीकर है वहां का सरबरा। वो अपने मतहत से पूछेंगे जी क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, और मतहत कह रहा नहीं जी नहीं, आपके पास ये पावर्स नहीं है। स्पीकर के पास आईनी पावर्स हैं। उसने जब रूलिंग देनी है तो सेक्रेटेरिएट ने उसकी तौसीक नहीं करनी कि आप ने ये रूलिंग दी है ठीक है या नहीं। स्पीकर की रूलिंग क्लैरिटी ली हो। अच्छा, पहली बात यह है कि जब स्पीकर अपने मातहत से क्लैरिटी लेगा तो उसके बाद सेक्रेटेरिएट का अमला
ये क्लैरिटी देने के बाद क्या मीडिया को बताएगा जी हमने अपने बॉस को कहा है आपके पास ये पावर्स नहीं है, या स्पीकर साहब खुद बताएंगे कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने कहा जी नहीं आपके पास ये पावर्स नहीं है? तो इस वक्त बस जिसके जो दिल में आ रहा है वो चलाई जा रहा है। पहली बात यह है कि ये जब स्पीकर साहब ने या इमरान खान साहब ने या उनकी जमात ने जब इस तरह का कोई डिसीजन लेना है तो उन्होंने सेक्रेटेरिएट से नहीं पूछना, उन्होंने आइन साजों से, कानून दानों से पूछना है, उन्होंने फरोग नसीम साहब जैसे बंदे से पूछना है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब जैसे बंदे से, शख्सियत से पूछना है, उन्होंने बाबर वान साहब से पूछना है। इन लोगों ने आईनी मामले पर राय देनी। ये आईनी मामला है, ये कोई रूल्स कवानीन नहीं है असेंबली के, ये आईनी मामला है और इस आईनी मामले के कॉन्सिक्वेंसेस अब देखें। ये मामला इतना सिंपल नहीं है, यही वजह है कि ये मामला दर्द सर बना हुआ है अपोजिशन के लिए। लेकिन वैसे आपको लगता है इखलाकन चलें अगर बाय लॉ या बाय कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये इख्तियार होता भी है स्पीकर के पास तो इखलाकन ये करना चाहिए? देखें जी, चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे हम देख लेते हैं। चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे क्या हुआ था कि उस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वोट दिए हैं चूंकि ये मुतलका बॉक्स के अंदर नहीं लगाए गए, रूलिंग दे दी उन्होंने कि ये रिजेक्टेड है। अब वो मामला अदालत में भी चैलेंज नहीं हो सकता। स्पीकर जब रूलिंग दे देंगे ये मामला फिर आईन ही कहता है कि अदालतों में नहीं जा सकते। ये तो एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी और जब लंबी बहस चल निकलेगी तो फिर तो मामला 27-28 मार्च से जब आगे चले जाएंगे तो फिर तो स्पीकर की रूलिंग जेरे बहस होगी, हुकूमत तो नहीं फिर कर जाएगी। बिल्कुल, अब मोर सिचुएशन जो है वो तभी क्लियर होगी जब 27 मार्च को जलसा होगा, क्योंकि अभी तो फॉर सम टाइम इस तमाम मामले को होल्ड भी किया गया है, तो इस पे दिन ब दिन बात भी करेंगे। प्रोग्राम पे टाइम खत्म हो चुका है। राजनीति से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।